हम इस डिफिनिट इंटीग्रल का कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसके बाद हम आगे के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे तो कर ले जाएंगे। इसके इंट्रोडक्शन का एक मैंने वीडियो बना दिया है जो कि अपलोड कर दिया है। उसके बाद अब इसके कुछ क्वेश्चन का वीडियो बना दे रहा हूँ और उसको भी अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आप देखेंगे और चीज़ों को समझ जाएंगे। इसमें हम पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है a to b 1/x dx। अब इसमें अगर सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन रहता कि एक इंटीग्रेशन रहता कि 1/x dx, तो उसका हमें अगर इंटीग्रेशन निकालना होता है तो ये log x हो जाता और यही हमारा आंसर हो जाता, प्लस c जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे अब हम लिमिट रख चुके हैं, लिमिट a to b मतलब अपर लिमिट और a मतलब लोअर लिमिट। जब ऐसा हो गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/x को हम सीधे से log x लिख सकते हैं। जब हम log x लिख देंगे तो log x लिखने के बाद लिमिट भी लगाएंगे a to b। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे log x जगह पे जहाँ जहाँ x है b कर दिया, फिर माइनस log a। हम फार्मूला जानते हैं log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log b/a। कहने का मतलब पहले हमने इंटीग्रेशन किया, उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन किया, उसके बाद उसके लिमिट को रखा और लिमिट रखने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखिए सॉल्व भी वैसे ही किया है जैसा हमने आपको बताया है। तो ये इजी है। इजी इसलिए हो जा रहा है कि 50% तो आप इंटीग्रेशन करना जानते ही हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि लिमिट रखना है तो पहले से थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो आप लिमिट को अच्छे से रख ले जाएंगे, और जब लिमिट अच्छे से रख जाएंगे तो आगे का प्रोसेस भी अच्छे से हो जाएगा। और इसमें यही है, बहुत अच्छी बात है कि पिछले वाले में इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो उसमें प्लस सी जोड़ते हैं और डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। कहने का मतलब डेफिनिट इंटीग्रल में हम प्लस सी नहीं जोड़ेंगे। जहाँ निश्चित समाकलन है वहाँ पे हम सी नहीं जोड़ेंगे, जहाँ निश्चित समाकलन है वहाँ पे सी जोड़ेंगे। कह सकते हैं जहाँ लिमिट लगा है वहाँ सी नहीं जोड़ना है, जहाँ लिमिट नहीं लगा है वहाँ सी जोड़ना है। तो ये चीज़ें हमारी इंटीग्रेशन की हैं। अब हम सीधे सा फिर से एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है 0 to π/4 10² x dx। इसमें भी वही काम करेंगे कि 10² x dx को हम ये जानते हैं 10² x का फार्मूला होता है sec² x - 1। हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये कि 0 to π/4 sec² x - 1 और इक्वल टू 10x - x 0 π/4। जब हम लिमिट रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है
जब हम लिमिट रखेंगे 10x x माइनस 10x माइनस एक्स, इसमें लिमिट रखेंगे 0 टू π/4। पहले हम π/4 रखेंगे माइनस ये 10 π/4 और 0। फिर एक बार जब π/4 रखेंगे तो इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, ये हो गया। और फिर 0 रखेंगे तो ये 0 रखा और ये -4। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 π/4 माइनस 10 0 माइनस π/4 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 10 π/4 की वैल्यू हमारी 1 आती है, 1 आएगी और ये -0 हो जाएगा π/4 प्लस 0 और 4 माइनस π/4। ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो इजी वे में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा और ये दिखेगा कि हम आगे के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन हमारे इसके पहले यूनिट में हमने बताया है और पहले यूनिट में लगभग ये बता दिया जाता है कि पहले यूनिट में ये बताया गया है कि सिंपल सा इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। और जब सिंपल सा इंटीग्रेशन आप जान जाएंगे तो उसको बस लिमिट रखना होगा। लिमिट कैसे रखेंगे और लिमिट रख के आप आगे का काम कर ले जाएंगे। जब लिमिट रख के आगे का काम कर ले जाएंगे तो फिर हम उसमें ये कर ले जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है और हम लिमिट रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि अगर 0 टू π/4 इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x, इसका भी हमने इंटीग्रेशन सिंपल सा बता दिया था पहले यूनिट में, लेकिन फिर से एक बार उसको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। बताना इसलिए पड़ेगा अगर हम 0 टू π/4 करते हैं और हम √1 माइनस साइन 2x होता है तो 0 टू π/4 और 1 माइनस साइन 2x dx। अगर हम 0 टू π/4 और √1 माइनस साइन 2x, जब 1 माइनस साइन 2x को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी बताया था 1 माइनस साइन 2x का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन 2x को हम 2 साइन x कास x कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला जो होगा वो फार्मूला होगा कि कास x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होगा और रूट में है तो हम जानते हैं कि बाहर जब निकालेंगे तो कास x माइनस साइन x हो जाएगा और लिमिट 0 टू π/4 इसी क्रम में बढ़ता रहेगा। जब कास x माइनस साइन x हो जाएगा तो कास x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, कास x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू π/4 और साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू π/4, 0 टू π/4। अब कास x का इंटीग्रेशन किया तो हमारा हो गया साइन x, कास x का इंटीग्रेशन साइन x 0 टू π/4 माइनस फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x 0 टू π/4। और साइन x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार साइन x के जगह 0 टू π/4 रखेंगे, एक बार कास x के जगह 0 टू π/4 रखेंगे और साइन x को हम π/4 माइनस 0 और कास को कास π/4 माइनस 0 और साइन π/4 की वैल्यू हम 1/√2 जानते हैं और ये -0
और लिमिट रखने के बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। कहने का मतलब आप तीनों क्वेश्चन में यही देखें कि इसके तीनों क्वेश्चन के जो हमारे क्वेश्चन थे वो सब हमने पहले यूनिट के पहले ही चैप्टर में इंटीग्रेशन सिंपल से इंटीग्रेशन में एक एक क्वेश्चन को डिफाइन किया है, एक एक क्वेश्चन को बता दिया है। तो जो स्टूडेंट अगर पहले यूनिट को अच्छे से तैयार किया होगा, पहले यूनिट का पहला ही चैप्टर देखा होगा, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा। और इसमें उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बस छोटा सा काम यही करना है कि लिमिट को रख देना है, और लिमिट रखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ये तो हमारा सिंपल वाला रहा कि सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे होता है, कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन जो होगा वो कैसे होगा, जिसका हम सॉल्व करके बताएंगे। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन, यदि समाकलन करते समय प्रतिस्थापन, यदि समाकलन करते समय प्रतिस्थापन करना पड़े तो निर्धारित समय पे सीमाओं को भी प्रतिस्थापन की चर राशि के अनुसार परिवर्तित करना पड़ता है। क्रियाविधि नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है। जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसमें लिमिट को हम रखेंगे, और लिमिट रखने के बाद जो आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हमारा ऐसा नहीं है कि बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हम लिमिट रख दें। तो पहले तो हमको बेसिक वाला क्वेश्चन बेसिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे के काम को कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। अगर हमारा 0 to 1 e⁻x cos x dx है। अब इसमें देखेंगे कि इसको लेटेस्ट मान लेंगे और देखेंगे क्या ऐसा माने कि जिससे हमको कुछ मिल सके। अगर ex बराबर t मान लेते हैं, अगर ex बराबर t मानते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ex dx इक्वल टू dt रख लेंगे। कहने का मतलब इस ex और dx से जगह पे हमने dt रख दिया, तो हमारे पास मिलेगा cos dt, और e⁻x से जगह पे cos t dt। अब उसके बाद हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिमिट जो चेंज करने का तरीका होता है, हमारा लिमिट है 0 to 1, हमारा लिमिट है 0 to 1। अब 0 to 1 है तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो हमने क्या किया है, e⁻x बराबर t माना है, तो ये होगा हमारा e⁻0 इक्वल टू t। तो e⁻0 मतलब 1, तो 1 मतलब तो t बराबर 1। अगर हमने 0 रखा तो 1 पाया। अगर अब 1 रखते हैं, e⁻1 रखते हैं, तो t बराबर क्या पाया, e पाया। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 1 to e। अब हमारी लिमिट हो जाएगी 1 to e, जो कि हमने यहाँ रखा। अब हमारी लिमिट हो गई 1 to e, और उसके बाद हम cos t को तोड़ लिया तो ये sin t हो गया, अब वो 1 to e। अब फिर से इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा t की जगह पे sin e माइनस sin 1, और यही हमारा सलूशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम प्रतिस्थापन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन के क्वेश्चन में करना यही होता है कि e⁻, अगर प्रतिस्थापन है तो जो हम t मानते हैं, t लेटेस्ट करते हैं, उसका भी लिमिट चेंज हमें करना पड़ता है। जब तक हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो आगे के प्रोसेस, आगे के काम करने को और परेशानी आएगी। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप्स हो गए। पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन का लेटेस्ट मानेंगे कि किसको हम लेट करते हैं, किसको मानते हैं। तीसरा वेरिएबल हम क्या ले आते हैं, तीसरा वेरिएबल करने के बाद
फिर से उसके लिमिट को चेंज करेंगे, और लिमिट हमारा अगर कुछ दिया हुआ है लोअर लिमिट से चेंज करेंगे कुछ आएगा, फिर अपर लिमिट से चेंज करेंगे कुछ आएगा, फिर लिमिट चेंज होने के बाद फिर से उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो नई लिमिट आई है उस वैल्यू को रखेंगे और वही आंसर होगा। तो कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा और काम बढ़ जाता है, और ये थोड़ा सा और पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा और हार्ड हो जाता है। अब इसी क्रम में हम, लेकिन अगर आप एक 1 बाई 1 स्टेप क्वेश्चन करते जाएंगे तो कुछ हार्ड नहीं होगा और हर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 5 को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है 0 to π/2 sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें भी कभी भी हम t उसी को मानते हैं जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ प्रॉफिट मिल सके। अगर हम cos x को t मानते हैं, अगर हमने cos x को t माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऊपर वाले साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमने डी टी रख दिया तो माइनस के साथ हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट भी देख लेंगे। अगर 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 1, यहाँ अगर x बराबर 0 रखा तो जो t माना x बराबर 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। और फिर अगर हम π/2 रखें तो 90 की वैल्यू 0। कहने का मतलब हमें जो दूसरी लिमिट मिली वो क्या मिलेगी 1 to 0। जैसे हमने पहले ही बताया कि एक बार जो लेटेस्ट करना है वो तो कर ही लेंगे, उसके बाद इसके लिमिट को भी चेंज करेंगे तो हमको नई लिमिट मिल जाएगी 1 to 0। उसके बाद जब ये मिल जाएगा तो हम 0 to यहाँ पे रखा है, दिखाया भी है कि इतना होने 0 to π/2 तो 1 to 0। अब साइन एक्स इतना इक्वल टू माइनस डी टी और 1 प्लस कास इसको टी स्क्वायर लिख लेंगे। जब इतना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स टी। इतना करने के बाद ये हमारा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी। अब उसके बाद टेन इनवर्स टी तो 1 है तो पहले 0 रखेंगे, टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, और यही हमारा टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और टेन इनवर्स 1 मतलब 1 कितने की वैल्यू होती है तो π/4। हम कह सकते हैं कि यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि कास एक्स को टी मान लिया, टी मानने के तत्काल बाद डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके लिमिट को चेंज किया, लिमिट चेंज करने के बाद जो अंदर हमारा आया उसका इंटीग्रेशन किया प्रतिस्थापन द्वारा, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो नई लिमिट आई है उस लिमिट को रखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 6 पे भी डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा जो है वो है 0 to π/2 और डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें धीरे धीरे क्वेश्चन लेंदी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन हमारे बढ़ते हुए क्रम में चलते जाएंगे, लेकिन तो क्वेश्चन को तो करना ही होगा, और धीरे धीरे जब क्वेश्चन को करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो अदरवाइज समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब चीज़ें समझ में आने लगेगी तो ये कंफर्म है कि आप आगे के काम को कर ले जाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो आनी है। अब हमने देखा 0 to π/2, इसके क्वेश्चन को करेंगे 0 to π/2, तो आगे के क्रम में ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 0 to π/2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम करते हैं कि माना i बराबर 0 to π/2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा 0 to π/2 और ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स। अब हम करेंगे कि कास स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/कास स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। करने का मतलब एक स्टेप इसमें और बढ़ गया कि इसमें अब ये देखना होगा कि कास स्क्वायर से भाग देना है। अगर ये क्वेश्चन तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे जब आप एक बार घर से प्रैक्टिस करके गए होंगे। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं, तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब घर से प्रैक्टिस किया हो, घर से क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, तब आप इस काम को कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे कि 10x बराबर t मान लेंगे। जब 10x बराबर t माना और उसको डिफ्रेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। इससे ये हमको फ़ायदा मिलेगा, इससे सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन से ये प्रॉफिट मिलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हम क्या रखेंगे, dt रख देंगे, और a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर, फिर 10 की जगह पे हम t स्क्वायर रख देंगे। अब हम इसके लिमिट को भी चेंज करेंगे। अगर हमारा 0 है, x बराबर 0 है तो 10 0, तो 0 तो t की वैल्यू हमारी जो आएगी वो 0 ही होगी, और फिर से हम अगर π/2 रखते हैं तो 10 180 की 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 0 to π इनफाइनाइट। कहने का मतलब हमको नई लिमिट जो मिलेगी वो 0 to इनफाइनाइट मिल जाएगी। अब a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ऐसा हो जाएगा तो हम फार्मूला एक जानते हैं। फार्मूला हमारा होता है कि dx बराबर इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a 10 इनवर्स x/a। अब इसी फार्मूले पे इसको हम रख लेंगे और आगे इसी क्रम में बढ़ते हम जाएंगे। मान लीजिए फार्मूला हमने रखा तो हमारा क्या मिला, ये 1/b स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, और 1/ab मतलब 10 इनवर्स बराबर t अपान a अपान b और इंटू 1/ab। अब हमारा हो जाएगा 1/ab 10 इनवर्स bt अपान a 0 to इनफाइनाइट, और 1/ab 10 इनवर्स इनफाइनाइट 10 इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 10 इनवर्स 0, और फिर से हमारा हो जाएगा 1/ab इंटू π/2 माइनस 0, तो पाई बराबर 2ab। कहने का मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6b हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। निश्चित समाकलन में यही खासियत है कि आपको अगर आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन अगर कर ले जाते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन को कर ले जाते हैं, तो आप निश्चित समाकलन का 75% काम कर ले गए। 25 में यही है कि जो हमारा निश्चित समाकलन के बाद आता है उसमें लिमिट को रख देना है। जैसे कि जो वेरिएबल हो, अगर x है तो x में चाहे t हो तो चाहे y हो चाहे z हो, जो भी वेरिएबल है उसमें एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करते हैं और उसी में लोअर लिमिट को रख देते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने के बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक कांस्टेंट वैल्यू c रखते थे, लेकिन यहाँ निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू c नहीं रखेंगे, और यहाँ अब हम डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट वैल्यू c को भूल जाएंगे। ये केवल हमारा निश्चित समाकलन के लिए होता है जहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू c रखते हैं।